आपने कभी सोचा है कि क्यों मारुति और बाकी ब्रांड्स ने अपनी अंधाधुंध बिकने वाली डीजल कार्स को बनाना ही बंद कर दिया? टोयोटा मारुति गाड़ियां बेचने लगी सडनली, और टाटा महिंद्रा वाले लगातार ईवीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और एक के बाद एक गाड़ियां लॉन्च करते चले आ रहे हैं, इवन दो उनकी आइस कार्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिकती हैं। देखो, लोग ना तो ईवीज लेना चाहते हैं और हाइब्रिड्स भी काफी ज्यादा महंगी हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए सेंस नहीं बनाती। फिर भी कार ब्रांड्स इनको इतना ज्यादा पुश करते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है कैफे नॉर्म्स, यानी कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नाम का नॉर्म, जो कि 2017 में आया था और कार ब्रांड्स के गले की हड्डी बना हुआ है आज तक। इसके बारे में हम लोग बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन इसकी वजह से पूरी की पूरी कार इंडस्ट्री के अंदर उथल पुथल मची पड़ी है। क्योंकि जहां पर बीएस नॉर्म्स में, यानी कि BS6 वगैरह के अंदर इंडिविजुअल कार मॉडल्स के टेल पाइप इमिशंस को कंट्रोल किया जाता है, वहीं पर कैफे नॉर्म्स के अंदर एक ब्रांड की पूरी कार फ्लीट, यानी कि जितनी भी गाड़ियां वो बेचते हैं ना, लाखों गाड़ियां, उनकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी और वजन पर नजर रखी जाती है, ताकि इंडिया के अंदर जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनको कम रखा जा सके और कार ब्रांड्स के ओवरऑल एमिशंस को भी कम रखा जा सके। और अगर कार ब्रांड्स कैफे नॉर्म्स को मीट करने में फेल हो जाते हैं तो उन पर लगती है हजारों करोड़ रुपए की पेनल्टी, जिस पर हम आगे चल के बात करेंगे काफी डिटेल में। और ये भी समझेंगे कि कैसे कैफे की वजह से इंडियन कार बायर्स का लगातार बाइंग डिसीजन बदल रहा है और आगे चलकर कैसे हमें और भी ज्यादा महंगी गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। हम इन सभी बातों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत ही डिटेल में ये समझने की जरूरत है कि ये जो कैफे है इसकी कैलकुलेशन करी कैसे आती है, तभी आपको बाकी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन इस वाले पार्ट को ना आप थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल फोकस होकर समझना, वरना हो सकता है आपके माइंड से चीजें स्लिप हो जाएं। देखो, 3 मेजर स्टेप्स में कैफे को कैलकुलेट किया जाता है हर ब्रांड के लिए, जिसमें स्टेप 1 है कार मैन्युफैक्चरर की टोटल फ्लीट का एवरेज वेट निकालना। एक कार नहीं, बल्कि कार ब्रांड की फ्लीट में जितनी भी कार्स हैं उनका एवरेज। और कर्व वेट कैफे में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ओवरऑल ब्रांड की जो माइलेज होती है और जो एमिशन नॉर्म्स होते हैं उन पे दोनों पर ही असर पड़ता है, क्योंकि गाड़ी हल्की होगी तो माइलेज ज़्यादा देगी और उससे एमिशन कम हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जानते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। देखो, क्योंकि ये ब्रांड की पूरी कार फ्लीट का एवरेज है, इसीलिए इसमें हर एक कार मॉडल के कर्व वेट को उसकी टोटल ईयरली सेल से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करा जाता है और ब्रांड की टोटल कार सेल से डिवाइड कर दिया जाता है। इसी ना मैं आपको मारुति की फ्लीट से समझाता हूँ। नहीं यार, मारुति की फ्लीट बहुत बड़ी है। एक काम करते हैं, मारुति के ना सिर्फ 3 मॉडल्स को लेते हैं और उनको हम पूरी फ्लीट मान लेते हैं। मान के चलो कि मारुति के पास सिर्फ 3 ही गाड़ियां हैं, सिर्फ समझने के लिए। एक ब्रेजा है जिसका वजन 1200 किलो है और उसकी सालाना 1.5 लाख यूनिट सेल होती है। एक बलिनो है जिसका 960 किलो वजन है और उसकी 1,80,000 यूनिट सेल होती है। और एक है ग्रैंड विटारा जिसका वजन है 1300 किलो और सालाना सेल्स होती है 1,20,000। अब इसको अगर हम इस फॉर्मूला में डालेंगे तो जो मारुति का एवरेज फ्लीट वेट निकल कर आएगा वो है 1131 किलो। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, जिसमें कंपनी के टारगेट CO2 एमिशंस को निकाला जाता है। टारगेट CO2 एमिशंस का काम होता है हर एक ब्रांड को टारगेट देना जिसे उनको अचीव करना होता है, और ये हर ब्रांड के लिए अलग होता है, क्योंकि टारगेट CO2 का जो फॉर्मूला है उसमें कार फ्लीट का एवरेज वेट इंक्लूडेड होता है। यानी कि अगर कार ब्रांड भारी गाड़ियां बनाता है तो उसका टारगेट एमिशन का जो नंबर होगा वो ज्यादा होगा। जैसे कि महिंद्रा का 138 ग्राम्स पर किलोमीटर है, क्योंकि उनकी गाड़ियां ऑब्वियसली ज्यादा भारी होती हैं। वहीं हुंडई का जो है वो है 114 ग्राम पर किलोमीटर, क्योंकि उनकी गाड़ियों का जो एवरेज वेट है वो थोड़ा कम होता है। यानी कि ब्रांड के टारगेट एमिशंस में उसकी गाड़ियों के वजन और उसकी हल्की या फिर भारी कौन सी गाड़ी ज्यादा बिकती है उसका एक बड़ा रोल होता है। तो मैंने ये आपको बस समझाने के लिए बताया है। अब एक बार हर कंपनी को अपना अपना टारगेट मिल जाता है, उसके बाद उनको उस टारगेट को मीट करना होता है। ये तो बस फॉर्मूला था टारगेट का, अब उनको मीट भी करना है। और यहीं पर आता है स्टेप 3, यानी कि रियल अचीव्ड एमिशंस। यहाँ पर ब्रांड्स के पास जितने भी कार मॉडल्स होते हैं और उनके जितने भी डिफरेंट फ्यूल वाले वेरिएंट्स होते हैं, उनकी सेल्स को उन पर्टिकुलर कार मॉडल के एमिशन से मल्टीप्लाई करा जाता है और इन सबके टोटल नंबर को ऐड किया जाता है और उसको ब्रांड की टोटल कार सेल से डिवाइड किया जाता है, और इससे हमें मिलता है कार ब्रांड का रियल कार्बन एमिशन। जैसे यहाँ पर आप मारुति वाले पुराने एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अब ये जो नंबर हमें मिलता है, ये वाला नंबर कार ब्रांड को मिले टारगेट से कम होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है और यहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। ये टेबल देखो, ये हमने ऑटो कार से सोर्स किया है और इसमें हर एक ब्रांड का टारगेट और एक्चुअल CO2 एमिशन मेंशन्ड है। आप फिलहाल कैफे 2 वाले नंबर्स पे ध्यान देना, ध्यान से देखो। एक भी कार ब्रांड अपने टारगेट को मीट नहीं कर पा रहा है। इवन मारुति सुजुकी जो छोटी गाड़ियां बनाती है उनका टारगेट भी 103 का है और वो उसको भी मीट नहीं कर पा रहे हैं। और जब ऐसा होता है, यानी कि जब कार ब्रांड्स अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाते हैं, तो उन पे लगती है तगड़ी पेनल्टी। 25 से 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लगती है हर एक गाड़ी बेचने पर, यानी कि इतने तक रुपए की पेनल्टी लग सकती है। और ये तो अमाउंट स्लैब्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कार मैन्युफैक्चरर अपने टारगेट CO2 एमिशन से कितना ज्यादा ऑफ है। मतलब ज्यादा होगा तो उसको हर एक गाड़ी की सेल पर 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा 10 लाख रुपए का बेस फाइन भी लगता है अलग से। मतलब आप समझ रहे हो कि 50,000 रुपए का नंबर जो है वो कितना बड़ा है। अगर गाड़ी की 10 लाख रुपए की कीमत है ना, तो 5% तो उस पर फाइन ही लग रहा है। और शायद भारी मात्रा में कार ब्रांड्स ऑलरेडी फाइन चुका भी रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 8 OEMs पर 7300 करोड़ रुपए की क्यूमुलेटिव पेनल्टीज कैलकुलेट करी गई थी, जिसमें कि सिर्फ हुंडई पर ही 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोजर बताया गया था। आप समझ पा रहे हो कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। अब ये नंबर सुनकर
ऐसा लग सकता है कि इंडियन कार ब्रांड्स पे कुछ ज्यादा ही सख्ती हो रही है। हाँ, हो भी रही है, लेकिन इंडिया अकेला नहीं है जो ऐसी सख्ती करता है। यूरोप में अगर कोई कार मेकर अपने स्पेसिफिक टारगेट से ऊपर चला जाता है तो उस पर हर ग्राम पर 95 यूरोस तक की पेनल्टी लगती है, हर ग्राम ऊपर जाने पर, मतलब CO2 एमिशंस के। और यूएस में भी ये लगता है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से लगता है। तो ये है कुछ कहानी पेनल्टीज की। अब ऑलरेडी इंडिया में कार ब्रांड्स इतनी ज्यादा पेनल्टीज को झेल रहे हैं, उसके ऊपर से कैफे 3 लाने की भी तैयारी हो चुकी है, जिसमें कि एमिशन टारगेट्स और भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट होने वाले हैं। और इंडस्ट्री एवरेज CO2 एमिशन जो अभी ऑलरेडी 113 ग्राम पर किलोमीटर हैं, ये इनसे भी घटकर नीचे आएंगे और जो इंडस्ट्री एवरेज वेट है वो भी कम किया जाएगा। और इन बातों को देखकर ऐसा लगता है कि टोयोटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स जो अपनी फ्लीट में ज्यादातर बड़ी गाड़ियां ही बनाते हैं, मतलब फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां, इनके लिए मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इनकी जो बड़ी गाड़ियां हैं इनके कार्बन एमिशंस ऑलरेडी छोटी गाड़ियों के मुकाबले कई ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मारुति की जो बलीनो है वो 100 ग्राम CO2 एमिट करती है 1 किलोमीटर में। वहीं पर टोयोटा की जो फॉर्च्यूनर डीजल है वो 230 ग्राम एमिट करती है और डीजल स्कॉर्पियो 202 ग्राम। और इसी बात से आपको समझ में आएगा कि क्यों टोयोटा वाले मारुति की रीबैच गाड़ियां बेचते हैं इंडिया के अंदर। टोयोटा को सेल्स नंबर बढ़ाने की आफत नहीं थी कोई, बल्कि उनको कैफे नॉर्म्स मीट करने थे। देखो, टोयोटा ऐसा ब्रांड ना अपनी ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट नहीं करना चाहेगा। उनको अगर छोटी गाड़ियां बेचनी होंगी तो वो खुद बनाएंगे, और बाकी देशों में बनाते भी हैं कुछ में। लेकिन कैफे नॉर्म्स 2017 में आए थे और टोयोटा के पास इतना टाइम नहीं था कि वो 4-5 साल और वेट करें और अपनी गाड़ी डेवलप करें छोटी इंडिया के लिए, और उसके भी चांसेस थे कि वो फेल हो जाती इंडिया के अंदर, जैसे उनकी इटियोस हो चुकी थी ऑलरेडी। इसीलिए हमें लगता है कि टोयोटा ने उसी साल मारुति के साथ हाथ मिलाया और उनकी फ्यूल एफिशिएंट रीबैच कार्स को बनाना चालू कर दिया। इससे उन्हें अपनी फ्लीट में छोटी गाड़ियां मिल गई, जिससे उनका जो एवरेज वेट है वो कम हो गया होगा, क्योंकि छोटी गाड़ियां अच्छी खासी बिक रही है उनकी, और उनके CO2 एमिशंस भी नीचे आ गए होंगे, टारगेट वाले CO2 एमिशंस। लेकिन तब भी 2022 के इस चार्ट के हिसाब से वो टारगेट को अभी भी मीट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए ब्रांड्स को सिर्फ एंट्री लेवल कार्स बनानी पड़ेंगी और उनको अपनी बाकी गाड़ियों के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा बेचना पड़ेगा, तब वो इन टारगेट्स को मीट कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या महिंद्रा और टोयोटा ऐसे बड़ी गाड़ी बनाने वाले ब्रांड्स को मारुति और टाटा की तरह बिल्कुल छोटी गाड़ियां बनानी पड़ेंगी? देखो, पास्ट में ये दोनों ही ब्रांड्स ऐसा कर चुके हैं और दोनों ही फेल हो चुके हैं, तो ये तो नहीं कर सकते इस काम को। और अब छोटी गाड़ी बनाकर आप वैसे भी टारगेट नहीं मीट कर पाओगे। मारुति भी तो छोटी गाड़ियां ही बनाता है, वो कौन सा टारगेट मीट कर पा रहे थे। और छोटी कार्स कोई लेना भी नहीं चाहता इंडिया के अंदर फिलहाल। एंट्री लेवल गाड़ियों की जो मार्केट 2016 में 1 मिलियन यूनिट्स की थी, वो अभी 25,000 यूनिट्स की आ गई है 2025 के अंदर। मतलब मैं ऐसी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो 5 लाख रुपए के अंदर आती है, यानी कि बिल्कुल ही एंट्री लेवल कार्स। तो ये तो सोल्यूशन नहीं है। और वैसे भी सरकार नहीं चाहती कि यार छोटी गाड़ियां बिके, क्योंकि भैया बड़ी गाड़ियां बिकेंगी तो बड़ा पैसा भी तो अंदर आएगा टैक्स के रूप में। तो इसीलिए सरकार ने कैफे नॉर्म्स के अंदर एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जिससे सरकार के खजाने भी भरे और क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी और तेजी से कम हो। गवर्नमेंट ने क्या किया कि कैफे 2 नॉर्म्स के अंदर एक क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि अगर कार ब्रांड्स इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं और बेचते हैं तो एक इलेक्ट्रिक कार बेचने पर 3 आइस कार के बराबर उसको माना जाएगा और वहां पर उसको क्रेडिट मिल जाएगा 3 के बराबर का। अगर एक प्लग इन हाइब्रिड बनाते हैं तो 2.5 नॉर्मल आइस कार्स के बराबर माना जाएगा, और अगर एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बेचते हैं तो उसे 2 नॉर्मल आइस कार के बराबर माना जाएगा, यानी कि इतने क्रेडिट स्कोर्स इनको मिलेंगे। यानी अगर कार ब्रांड्स को बड़ी SUVs बेचनी है तो उनके बराबर हाइब्रिड्स और EVs भी लानी पड़ेगी, ताकि पेनल्टी से बचा जा सके। और अब जब आप ये बात जान चुके हो तो आपको ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी कि क्यों ब्रांड्स इतने जोरों शोरों से EV बेचने में लगे पड़े हैं। ये इनकी इच्छा नहीं है, बल्कि मजबूरी है। आप खुद सोचो यार, महिंद्रा वाले स्कॉर्पियो की 16-17 हजार यूनिट्स बेचते हैं महीने में, थार की 10 से 12 हजार बेचते हैं, और XUV 700 की 10,000 यूनिट्स बेच देते हैं। यार इतनी बड़ी गाड़ी की कौन बेच पाता है इतनी, लेकिन ये बेचते हैं। लेकिन फिर भी XUV 9e और BE6 जैसी गाड़ियों के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है इन्होंने, मतलब इनकी R&D पर, है ना। और इस पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इनकी EVs है ना, इनके अंदर सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज पहले आ जाती है। जैसे महिंद्रा वालों ने 3 स्क्रीन अपनी EVs के अंदर पहले दी हैं, उनका जो स्टीयरिंग का नया लेआउट है वो इसके अंदर पहले देखने को मिला और बाद में इस गाड़ियों में आया है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि EVs की डिमांड उतनी ज्यादा है नहीं, और इसीलिए उनको जो ऑडियंस है उनको लर करना पड़ेगा अपनी गाड़ियों की तरफ, उनको खींच के लाना पड़ेगा, और इसीलिए वो ज्यादा वैल्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा एडवांस गाड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने ज्यादा एग्रेसिव है मार्केटिंग को लेकर भी। और अगर हम टाटा की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा एग्रेसिव दिखाई देते हैं। उनकी टियागो से लेकर सफारी तक हर एक गाड़ी का EV वर्जन आता है मार्केट के अंदर फिलहाल। बस सियारा का नहीं आ रहा है, सियारा का भी थोड़े दिनों में लॉन्च होने वाला है। तो उनकी जितनी भी आइस कार्स हैं उनको बैलेंस आउट करने के लिए उन्होंने EVs ऑलरेडी लॉन्च कर रखी हैं। यानी कि अगर एक उनकी आइस कार का मॉडल 10,000 यूनिट्स के आसपास बिक रहा है और उनकी EV अगर 1,500 यूनिट्स भी बिक रही है, तो वो बराबर कर देगी 3 गुना के हिसाब से, तो उनको बेनिफिट मिलेगा कैफे नॉर्म्स के अंदर। अच्छा, जहां इंडियन ब्रांड्स इलेक्ट्रिक कार्स पे बुलिश हैं, वहीं पर जापानीज ब्रांड्स हाइब्रिड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 2 गुने का क्रेडिट तो हाइब्रिड्स में भी मिलता ही है। टोयोटा हाइब्रिड पावर ट्रेन्स के साथ ऑलरेडी अच्छा कर रही है और मारुति भी अच्छा कर रही है, लेकिन ये बता पाना कि ये गाड़ियां एग्जैक्टली कितना ज्यादा अच्छा कर रही हैं सेल्स में, वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट पर कार मॉडल्स के सेल्स नंबर तो मेंशन होते हैं, लेकिन उनके हाइब्रिड वेरिएंट्स के मेंशन नहीं होते। मतलब एक कार मॉडल की टोटल सेल्स के नंबर अवेलेबल होते हैं सिर्फ। लेकिन अगर मैं अपना अंदाजे से बोलूं तो ऐसे कार ब्रांड्स जिनके आइस मॉडल्स बहुत ही ज्यादा
बिक रहे हैं और ईवीज बस उनकी 5-6% ही बिक पा रही है टोटल सेल्स का। ऐसे ब्रांड्स के लिए इन पेनल्टी से छुटकारा पाना फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो एक मोटा सा एग्जांपल महिंद्रा का ले लेते हैं। इनकी XCV और BE6 मिलाकर जो टोटल सेल्स है वो 3200 यूनिट्स के आसपास रहती हैं, और अगर हम इसमें 3 गुना क्रेडिट भी जोड़ दें तो ये बनता है 9000 यूनिट्स के आसपास। और ये जो नंबर है ये बोलेरो की टोटल सेल से भी कम है। और महिंद्रा की सभी गाड़ियां बहुत ज़्यादा भारी हैं, तो एमिशन टारगेट तक पहुंचना महिंद्रा के लिए फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। उन्हें थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा, और शायद से इसीलिए उन्होंने फिलहाल 3XO बेस्ड EV भी लॉन्च करी है, और अगर उसकी सेल थोड़ी बहुत बढ़ती है तो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं हाइब्रिड्स की बात करूं तो वो प्रैक्टिकल काफ़ी दिखती हैं और लोग उनको लेना भी चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी है और बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों के पास। वहीं जो EV वाले ब्रांड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं, जैसे कि जो पंच EV आई है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, और बैस यानी कि बैटरी एज सर्विस वाले जो मॉडल हैं जिसकी वजह से जो बैटरी कॉस्ट है वो EMI में देनी होती है, तो उसकी वजह से ये गाड़ियाँ और भी ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शन लगती हैं। हाँ, मंजिल इनके लिए भी अभी थोड़ी दूर है कैफे नॉर्म्स को मीट करने वाली, लेकिन अगर ये इसी तरीके से एग्रेसिवली अपनी EVs पे काम करते रहे तो ये ज़रूर मीट कर लेंगे। क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला कि कैफे 3 नॉर्म्स पहले से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, तो कार ब्रांड्स को और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा EVs और हाइब्रिड्स बेचने पर, और अपनी डीजल कार्स भी बंद करनी पड़ सकती है, जैसे कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को बंद करने वाले हैं। और इस सब का खर्चा आम आदमी की जेब पर और भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अब गाड़ियों के लिए और भी ज़्यादा R&D करनी पड़ेगी ब्रांड्स को, उनका वजन कम रखना पड़ेगा, माइलेज बढ़ानी पड़ेगी ताकि उनका जो एवरेज CO2 है वो नीचे आ जाए, और हो सकता है वो माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी अपनी गाड़ियों के अंदर देने लग जाए, जिससे कि आपकी जेब पर और खर्चा बढ़ेगा। और एक खर्चा मेरे हिसाब से ऑलरेडी आपकी जेब पे पड़ रहा है, और वो है इनकी पेनल्टीज का। जो ये 25,000 से 50,000 रुपए पर मॉडल सरकार को दे रहे हैं ना, मेरे हिसाब से वो हम ही से लिया जा रहा है। वही गाड़ी के अंदर प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाता है और हमें गाड़ी दे दी जाती है। तो एट दी एंड कहीं ना कहीं कस्टमर की जेब पर ही भारी पड़ती है ये सारी की सारी चीज़ें, और इसकी वजह से अच्छी और रियल माइलेज देने वाली डीजल कार्स और पावरफुल पेट्रोल कार्स इंडियन मार्केट से दूर होती जा रही हैं। यही थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में अपने विचार भी जरूर जोड़ के देखिए। थैंक यू।